सो टुडे स्टडी कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स बेसिकली कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। ये हमने देखे भी होंगे डिज़ाइन, मतलब हर जगह हम कॉलम्स को सिग्निफाई कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के कॉलम्स डिज़ाइन करना देखेंगे, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट आर कॉलम्स, तो कॉलम्स इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इट इज़ मेनली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स, ठीक है, एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो कॉलम्स बेसिकली क्या होता है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। मतलब एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जो कि जिसपे क्या लग रहे हो, जिसपे एक्सियल लोड लग रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगती कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच इज एक्सीड्स द 3 times इज लीस्ट लीटरल डायमेंशन। अब यहाँ पे दो नए टर्म आए, एक तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, एक होता है लीस्ट लीटरल डायमेंशन। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम वो लेंथ ऑफ द कॉलम होती है जो बकलिंग में पार्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह सा एक कॉलम है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन, यानी ये जो जॉइंट्स हैं इसके ना, इस तरह से कुछ पार्ट ऑफ द लेंथ जो होती है वो बकलिंग में रोल प्ले करती है। तो वो जो पार्ट ऑफ द लेंथ होती है जो बकलिंग में प्ले करती है रोल, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बोलते हैं। ये हम बाय डेफिनेशन बाद में अभी टॉपिक में पढ़ेंगे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो। अब दूसरा क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मीन एक कॉलम है, उसको जब हम ऐसे सेक्शन कट करेंगे इस तरह से, अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसके जो दो सेक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल एक 300 mm है और एक 400 mm है, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन इसका क्या हो गया? 300 mm। जो छोटा सा लीस्ट जो लेटरल डायमेंशन में जो छोटा है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। तो कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर विच इज मेनली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल भी कंप्रेशन मेंबर ही होता है, बस यहाँ पे फर्क क्या होता है? उस इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। पेडेस्टल क्या होता है? कॉलम कंप्रेशन मेंबर ही होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो लेस देन 3 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है। बेसिकली शॉर्ट कॉलम, छोटा मतलब शॉर्ट कॉलम भी बहुत छोटा सा कंप्रेशन नंबर। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज ऑल्सो अ कंप्रेशन नंबर, इट इज इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल यानी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स। स्टड क्या होता है? स्टड भी एक कंप्रेशन मेंबर ही होता है, बट इससे फर्क क्या होता है? जैसे कॉलम्स हैं, पेडेस्टल हैं, ये स्ट्रेट होते हैं। स्टड क्या है? स्टड इंक्लाइन भी हो सकता है, स्टड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, जिस पे एक्सियल लोड लग रहा होता है, ठीक है, ये स्टड्स और कहलाते हैं। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स की। तो क्लासिफिकेशन कॉलम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, स्लेंडरनेस रेशियो और टाइप ऑफ लैटरल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इन क्राइटेरियाज पे कॉलम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत से कॉलम्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम्स, स्क्वायर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, पेंटागोनल कॉलम, हेक्सागोनल कॉलम, ऑक्टागोनल कॉलम, एल शेप, टी शेप, जैसा उसका शेप वैसा उसका नाम। तो स्क्वायर कॉलम अगर स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर टिम्बर से बना हुआ कॉलम है तो टिम्बर कॉलम, अगर मेसोनरी से बना हुआ है तो सिंपल मेसोनरी कॉलम, आरसीसी कॉलम, सिंपल रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्समेंट और सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है। अगर सिंपल स्टील सेक्शन से बना हुआ कॉलम है तो स्टील कॉलम। अब एक नया टर्म भी आता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम क्या होते हैं? कंपोजिट कॉलम बेसिकली वो कॉलम्स होते हैं जो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से तो बने होते हैं, प्लस में स्टील सेक्शन भी हम प्लेस कर देते हैं कि जो ताकि इसका जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। यहाँ पे कंप्रेस स्टील भी है और यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी है। तो दोनों मिल के जो कॉलम लोड को बियर कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं कंपोजिट कॉलम्स। यहाँ पे इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें ये होता है कि क्रॉस सेक्शन अगर हैवी लोड भी बियर कर लेते हैं और जो कुछ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग भी हम कॉलम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो होता है एक्सियली लोडेड कॉलम्स और दूसरा होता है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स। मतलब कैसी लोडिंग लग रही है? अगर जो लोडिंग है वो एकदम कॉलम के एकदम सेंटर में लग रही है, एकदम सेंट्रॉइडल एक्सिस पे लग रही है, तो वो होता है एक्सियली लोडेड कॉलम। लेकिन अगर जो लोडिंग है वो किसी इसेंट्रिसिटी पे लग रही है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो या वो
बाई एक्चुअली एसेंट्रिक हो। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो लोडिंग है वो हमारी एक्स एक्सिस पे एसेंट्रिक पे लग रही है, तो एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम हो गया, यूनी एक्सियल बेंडिंग का केस हो गया। और ये क्या है, जहाँ पे इस पॉइंट में जो हमारी लोडिंग है वो दोनों से एसेंट्रिसिटी पे लग रही है, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस पे। तो ये एसेंट्रिकली लोडेड बाई एक्सियल हो गया, एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम बाई एक्सियल बेंडिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो भी हम कॉलम को क्लासीफाई कर सकते हैं। दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो सिलेंडरनेस रेशियो इज इफ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 तो वो होता है शॉर्ट कॉलम। इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 12 तो होता है लॉन्ग कॉलम। अब बात करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है। Slenderness ratio of a compression member is defined as the ratio of the effective length to the least lateral dimension. Effective length हमने अभी आप लोगों को बताया था कि वो लेंथ जो बकलिंग में पार्ट करती है, या पॉइंट्स ऑफ जीरो कॉन्ट्राफ्लेक्चर की लेंथ को भी, यानी जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बेंड करता है ना कॉलम, जैसे बकल करता है, तो जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स आएगा वो जो होगा वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बेसिकली आपको कोड में दी हुई है, वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। एक टेबल है लास्ट में IS 4562 में, बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशंस, तो वहाँ से हम इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट, तो कॉलम से भी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, कॉलम विद लॉन्गिट्यूडनल सील एंड लेटरल टाइज, एंड कॉलम विद लॉन्गिट्यूडनल सील एंड स्पाइरल टाइज। तो टाइप ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट, लेटरल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? लेटरल रीइंफोर्समेंट बेसिकली जो ये टाइज होती हैं इनको लेटरल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, और ये जो सिंगल मेन जो ये मेन है इसको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जो मेन बार्स होती हैं स्ट्रेट बार्स हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और जो टाइज होती हैं वो लेटरल रीइंफोर्समेंट होती है। तो टाइज को भी दो तरह से प्रोवाइड, एक तो सिंपल लेटरल टाइज इस तरह से प्रोवाइड कर दी, या फिर तो हमने स्पाइरल टाइज प्रोवाइड कर दी। स्पाइरल टाइज मतलब एक ही दो टाइज को, सारी टाइज को हमने स्पाइरिकली रोल कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो सारी टाइज हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसमें क्या है, इसमें टाइज आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, इसमें टाइज अलग अलग होती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को होल्ड करके रखती हैं। इससे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ इकनॉमी मिल जाती है, और 5% हम ज़्यादा लोड बियर करवा सकते हैं विद द सेम रीइंफोर्समेंट, जो कि हम अगर टाइज को इस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये कुछ तरह एक फ़ायदा हो जाता है। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट भी हम कॉलम को क्लासीफाई कर सकते हैं कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट है या नॉर्मल रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील विद रीइंफोर्समेंट। इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे थे, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज डिफाइंड एज दैट लेंथ ऑफ द कॉलम which takes part in buckling under the action of load. It is also defined as the length between the points of contraflexure, यानी points of zero moments के बीच का लेंथ को भी हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही लेंथ ऑफ द कॉलम है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एक लेंथ ऑफ द कॉलम का ही पार्ट होती है जो बकलिंग में लोड पे करती है, और पॉइंट्स ऑफ जीरो कॉन्ट्राफ्लेक्चर की लेंथ को इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बोलते हैं। कहाँ पे दिया हुआ है, ये IS 456-2000 में टेबल नंबर 28 में दिया हुआ है, वहाँ से हम देख सकते हैं। क्लॉज एनेक्चर है, लास्ट में दिया हुआ है। अब लास्ट में देखिएगा तो वहाँ पे डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, इसमें से आप दो वैल्यूज़ हैं, आपको थ्योरेटिकल वैल्यू भी दे रखी है, रिकमेंडेड वैल्यू भी दे रखी है। तो हम बेसिकली थ्योरेटिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो अगर है ना, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन इन रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंडर्स है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, 0.65 हो जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू कहाँ से देख सकते हैं, IS 456-2000 में दी रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट इन कॉलम। तो रीइंफोर्समेंट इन कॉलम दो तरह से होते हैं, दो तरह के रीइंफोर्समेंट होता है। एक तो बता चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट होता है। ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट या टाइज रीइंफोर्समेंट, जो लेटरल टाइज स्पाइरल टाइज यूज़ कर रहे थे वो। अब जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो कंप्रेसिव लोड होता है उसको बेयर करता है। ठीक है, और क्या काम होता है, और जो जितने भी तरह के टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी मोमेंट और एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी, उनको भी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बियर करता है। और जो कॉलम है उसको डक्टिलिटी तो प्रोवाइड करता ही पड़ता है। स्टील जो होता है वो डक्टिलिटी तो प्रोवाइड करती है, क्योंकि कॉन्क्रीट जो होता है बहुत ब्रिटल होता है। दूसरा क्या होता है, ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट का क्या काम होता है, ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट पहला मेन काम तो होता है कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हमने देखा भी है कि जो इस तरह का जो रीइंफोर्समेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट तो इस तरह से प्रोवाइड होता है। ठीक है, और इसको जो होल्ड पकड़ के रखता है, इसको है ना, टाइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट। तो पहला काम क्या होगा, टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन पोजीशन।
दूसरा क्या होता है कि प्रिवेंट करता है लॉन्गिट्यूडनल बार को बकलिंग से बचाता है, ठीक है। तो प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार, इसलिए भी हम ट्रैवर्स रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं। तीसरा क्या है, टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन कॉज ड्यू टू ट्रैवर्स शियर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एनी मूवमेंट, ठीक है। तो बीम में भी हमने देखा था कि जो टाइज होती है वो क्या होती है, शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए होती हैं, तो वहाँ पे होता है। यहाँ पे भी जो थोड़ा बहुत डायगोनल टेंशन हो रहा है ट्रांसफर शेयर फोर्सेस की वजह से, उसको रेजिस्ट करने के लिए भी हम ट्रैवर्स शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं IS 456 2000 स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग कॉलम्स। तो कॉलम्स को डिज़ाइन करने से पहले हम IS 456 2000 क्या कोडल प्रोविजंस देता है कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर की। तो कवर जो है, कवर इन कॉलम शैल नॉट बी लेस देन 40 mm और डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। 40 mm और डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार जो भी ज़्यादा हो वो हम कवर प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर कॉलम बहुत ही छोटा है, अगर उसका डायमेंशन लेस देन 200 mm है ना, बहुत ही छोटा सा कॉलम है, उसका एक डायमेंशन लेस देन 200 mm है, तो और रेनफोर्सिंग बार जो है वो तो उसमें जो रेनफोर्सिंग बार है वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उस केस में हम कवर को क्या 25 mm से भी 25 mm ले सकते हैं, 40 mm नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही छोटा कॉलम है, 200 mm से भी छोटा कॉलम है। तो अगर हम उस छोटे कॉलम में और रेनफोर्सिंग बार 12 mm से भी कम लगी हुई है तो हम 25 mm का भी कवर ले सकते हैं। दूसरा कॉज क्या है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का होता है, कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी मतलब कि जो हमने बताया था ना, एक कॉलम जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है ना, तो जो लोडिंग लग रही है वो एक चली लगती है ना, तो इस तरह से ना, अगर कॉलम में कोई इसेंट्रिसिटी पे अगर लोडिंग लगे तो उसको या यूनी एक्सियल इसेंट्रिक या बाय एक्सियल इसेंट्रिक बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ऑल कॉलम्स में जो डिज़ाइन होते हैं वो एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी पे तो डिज़ाइन होते हैं, मतलब इस मिनिमम इसेंट्रिसिटी मतलब इस पोर्शन में अगर लोड लगेगा तो उसको यूनी एक्सियल की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर तो आ नहीं सकता। तो ऑल कॉलम्स आर डिजाइन फॉर सम मिनिमम इसेंट्रिसिटी। वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है गिवन बाय अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाय 30 और 20 mm, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी की, जिसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या है, ऑल कॉलम्स आर डिजाइन फॉर अ मिनिमम इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आई, एक तो अनसपोर्टेड लेंथ, एक लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन नहीं, यहाँ पे लेटरल डायमेंशन है। लेटरल डायमेंशन कोई भी हो सकता है, चाहे बी हो चाहे डी हो, तो हमें दोनों के लिए चेक करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और टर्म है अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज द क्लियर लेंथ और हाइट बिटवीन द फ्लोर एंड द लोअर लेवल ऑफ सीलिंग। जैसे जो क्लियर स्पैन होता था बीम्स में, वही होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। कॉलम्स में अगर इस तरह का कॉलम है तो फ्लोर से सीलिंग के बीच की जो लेंथ होती है वो अनसपोर्टेड, क्लियर लेंथ जो होती है उसको अनसपोर्टेड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये क्लॉज नंबर 26.5.3 पे दिया हुआ है। आप लोग क्लॉज की एक सिंपल रीडिंग लगा सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि हम जैसे बीम्स में मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की लिमिट होती थी, वैसे ही कॉलम में भी मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की लिमिट होती है। वो होती क्या है, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है कॉलम्स में, और 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो व्हेन लैपिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर लैपिंग प्रोवाइड करी जा रही है तो 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। Minimum number of longitudinal bars in the column shall be 4 in rectangular columns and 6 in circular column. तो क्या कहते हैं कि जो रेक्टेंगुलर अगर कॉलम है, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितनी प्रोवाइड करनी है, हमें 4 प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और अगर सर्कुलर कॉलम है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स कितनी प्रोवाइड करनी है, हमें 6 बार्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, बीम्स में इसका उल्टा होता था। बीम्स में फॉर एग्जांपल कोई भी AST की वैल्यू होती थी, है ना, उस वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू होती थी, अगर 800 सपोज वैल्यू होगी 800 mm², तो हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते थे, है ना। नंबर ऑफ बार्स बेस्ड ऑन, अगर 20 mm डायमीटर बार से हमने कर दिया, 25 mm डायमीटर बार से कर दिया, तो फॉर एग्जांपल अगर 3 बार्स निकल के आती थी तो हम 3 बार्स प्रोवाइड कर देते थे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉलम में क्या करना है, अगर ASC से आपका 3 बार भी निकल के आया है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है तो आपको 4 बार तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। ये भी एक अलग क्राइटेरिया है कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 25 mm का यूज़ करके 3 बार मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आप 20 का यूज़ करके 4 बार प्रोवाइड करिए, ना कि 25 का यूज़ करके 3 बार, ठीक है, क्योंकि हमको मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है। तो ये होता है कॉलम्स के लिए। द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए बार्स को 12 mm से बड़ा होना चाहिए, 13 से छोटी बार्स को नहीं यूज़ कर सकते लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में, यानी मेन रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। तो स्पेसिंग ऑफ द बार्स जो है वो भी क्या होनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 mm से ज़्यादा हो रही है तो बीच में हम एक बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन। सो ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन है क्या, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज और पिच ऑफ लेटरल टाइज। तो डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज क्या है कि द 1/4 ऑफ द diameter of the largest longitudinal bar, 1/4 ऑफ द diameter of the largest longitudinal bar, मतलब कि अगर हम लोग कॉलम की डिज़ाइनिंग में दो डिफरेंट टाइप ऑफ डायमीटर बार्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये 20 mm की है और ये 25 mm की है, तो डायमीटर जो लीटल टाई जो होगी, जो लीटल टाई यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, उसका जो डाया होगा शुड बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो लार्जेस्ट फॉर एग्जांपल ये 20 था, ये 25 था, तो हम 25 लेंगे या 6 mm, दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो हम लेंगे, ठीक है। अब क्या है पिच ऑफ लेटरल टाइज। पिच ऑफ लेटरल टाइज क्या होता है, बेसिकली ये जो कॉलम होता है इस तरह से, इसमें जो लेटरल टाइज के बीच की दूरी होती है, इसको बोलते हैं पिच ऑफ लेटरल टाइज, ठीक है। तो ये भी हमें डिसाइड करनी होती है कि हम ये कितनी प्रोवाइड करें। तो पिच ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द, यहाँ पे कॉलम नहीं है बेसिकली, यहाँ पे रेनफोर्स लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, ये सबसे अगर बी है और डी में जो छोटा है वो, और 16 डायमेंशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और 300 mm, तीनों में जो, और इसमें जो है इसमें स्मॉलर वाला है, ठीक है, इसमें लेसर वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और 300 mm, इसमें जो भी कम वैल्यू है वो हम उसकी पिच रख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम, यानी फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन में। तो फॉर्मूला क्या होता है, द शॉर्ट कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर द बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। शॉर्ट कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट कॉलम की डिज़ाइनिंग के लिए, है ना। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, PU = 0.04 FCK AC + 0.69 FI × AC। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, इफ़ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन। मतलब अगर जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है ना, एक कॉलम ने बताया था, जो कॉलम की हम एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, यानी मिनिमम ई मिन की वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05 डी, और बी जो भी होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, वरना हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बायएक्सियल बेंडिंग का केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ई min should be less than 0.05 डी लेटरल डायमेंशन, डी और बी जो भी हो उसमें लेटरल डायमेंशन। यहाँ पी यू क्या है, यहाँ पे पी यू है अफेक्टेड एक्चुअल लोड, ए सी है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ए सी एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। द एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0.05 डी, अगर हमारे पास यही कंडीशन आ रही है जहाँ पे एसेंट्रिसिटी ग्रेटर है 0.05 डी से, द सेक्शन इज डिजाइन फॉर कंबाइंड एक्चुअल लोड ऑफ बेंडिंग, तब हम उसमें
एक्सियल लोड भी के लिए तो करते ही करते हैं, प्लस बेंडिंग के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कहीं इसेंट्रिसिटी लग रही होगी, यहाँ पे कहीं लग रही, तो यहाँ पे बेंडिंग भी हो सकता है, तो हम दोनों के लिए डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ एक्सियल लोडिंग के लिए डिज़ाइन नहीं करते। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिंपल सा, कि डिज़ाइन RC कॉलम of size 450 mm cross 600 mm subjected to an axial load of 2000 kN under service load condition. Unsupported length of the column is 3 meter. Use M20 concrete and Fe415 steel. तो एक सिंपल सा कॉलम है जिसकी डायमेंशन है 450 mm क्रॉस 600 mm सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 2000 kN अंडर सर्विस लोड कंडीशन। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम कितनी है, 3 मीटर है। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ पे बी कितना हो दिया हुआ है, बी है आपका 450 mm, ठीक है। डी कितना दिया हुआ है आपका, डी आपका दिया हुआ है 600 mm। अगर मान लें अनसपोर्टेड लेंथ कितनी दी हुई है, थ्री मीटर। अगर mm में बात करें तो 3000 mm, ठीक है। अगर जो लोड आपका दिया हुआ है PU वो कितना दिया हुआ है, 2000 किलोन्यूटन, ठीक है। फैक्टर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.5, ठीक है। फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फैक्टर लोड कंडीशन। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं और उसको हम चेक कर लेते हैं, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस lateral dimension अपॉन 30 या 20 mm। दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हम ले लेते हैं। वो क्या होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, है ना। तो अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है, अनसपोर्टेड लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है, अनसपोर्टेड लेंथ है 3000 अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन दो हैं, एक तो B है और एक तो 450 है, एक तो 600 है। मैं दोनों के लिए चेक करना होगा, ठीक है। तो 450 अगर पहले लेते हैं तो 450 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है 21, ठीक है। तो 21 और 20 में कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो 21 आ गई मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि ई मिनिमम जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए 0.05। अगर हमने जो लेटरल डायमेंशन लिया है, यहाँ पे हमने लेटरल डायमेंशन 450 लिया था, तो इंटू 450 तो कितना आ रहा है, 450 इससे कम है कि नहीं है, तो ई मिनिमम देख लेते हैं। 0.05 इंटू 450 कितना है, 22.5। 22.5 हमने ई मिनिमम कितना लिया था, ई मिनिमम हमारा कितना था 21, तो 21 इज लेस देन इक्वल टू 22.5। सो हमारा ये क्या है, ओके है, यानी हमें कंडीशन ओके है, ठीक है। अब इसको हमने जैसे लीस्टल डायमेंशन 450 mm के लिए चेक किया, अब हमें इसको किसके लिए भी चेक करना होगा, हमें उसके लिए भी चेक करना होगा दूसरा लेटरल डायमेंशन कौन सा है, 600 mm है ना। तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 600 mm कर दीजिए। अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है, 3000 अपॉन 500 प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 600 कर दीजिए अपॉन 30। यहाँ से कितना आ रहा है 26। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ई मेन 26 mm, तो ई मेन हमारा कितना आ गया 26 mm, ठीक है। अभी ई मेन शुड बी लेस देन 0.05 डी यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, ठीक है।
तो 600 से कर लेते हैं, कितना आ रहा है आंसर 0.05 इंटू 600 करेंगे तो आएगा हमारा नॉर्मल, देखने से नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ ये आता है 30 mm। तो 26 mm लेस देन 30 mm, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ओके होगी, यानी दोनों मीन एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन ई मिन इज लेस देन 0.05 d। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर कर रही है तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, यहाँ पे PU क्या होता है, फैक्टर्ड लोड होता है, FCK क्या होता है, वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, AC क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट, FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ASC क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट, अब जो ये कॉलम होता है इस तरह से, इस कॉलम का डायमेंशन तो दिया हुआ है ना, इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 450 क्रॉस 600। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इस एरिया ऑफ कंक्रीट में बेसिकली क्या होगा, ये कुछ रेनफोर्समेंट प्रेजेंट है, इसमें एरिया ऑफ स्टील वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट होगा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ग्रॉस एरिया क्या, ग्रॉस एरिया 450 to 600 और एरिया ऑफ स्टील घटा दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे कि PU इज इक्वल टू 0.4 FCK, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AG माइनस ASC प्लस 0.67 FI इंटू ASC। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता है। PU क्या है, PU क्वेश्चन में दे रखा है 2000 इंटू फैक्टर करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा 2000 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4 इंटू FCK कितना हुआ है 20 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इंटू AG कितना हो जाएगा 450 इंटू 600 माइनस ASC हमें निकालना है प्लस 0.67 FI की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, FI के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 415 इंटू ASC। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब हम ASC निकालते हैं तो ASC जो हमारा निकल के आता है वो कितना आता है 3110.5 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपका स्टील आ रहा है ना। अब हम इस सरिये को किसी भी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल 20 बार से प्रोवाइड करें यूजिंग 20 mm बार, तो कितनी बार आ रही हैं एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है 9.901 बार यूज हो रही है। अब नॉर्मली हमसे कोड क्या कहता है, हमसे कहता है 8 बार प्रोवाइड करनी चाहिए ना, मतलब अगर 4 कर सकते तो 4 वरना 8 कर दीजिए। ठीक है, तो हमें 20 से बढ़ाना पड़ेगा नंबर अपना। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसमें हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने 4 बार हमने किसकी यूज़ कर ली 25 mm डायमीटर बार की यूज़ कर ली, और 4 बार हमने किसकी यूज़ कर ली 20 mm डायमीटर बार की यूज़ कर ली। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या होगा, इकोनॉमी मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम 4 बार 25 की यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट आ जाएगा, और 4 बार अगर 20 मतलब जो 8 बार 20 mm की यूज़ कर लेंगे तो कम आ जाएगा रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो हम 4 बार हम क्या यूज़ करते हैं, 4 25 mm डायमीटर यूज़ कर लेते हैं और 4 20 mm डायमीटर बार यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें इस रेशियो में रखना होता है कि हम नॉर्मल 8 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे अगर हम निकालते हैं तो AC हमारा कितना आता है, AC हमारा आता है 3220 mm स्क्वायर, जो कि बड़ा है 311.0.5 mm स्क्वायर से। तो हमारी कंडीशन ओके। प्लेस कैसे करना है, प्लेस अब यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से
हमने 8 बार्स प्रोवाइड कर दिया। लैटरल टाइज की बात आई तो लैटरल टाइज हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं और एक इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेस कर दिया 8 बार्स। ये हमारी होगी 25 mm, ये होगी हमारा 28 mm बार्स। ठीक है, अब बात करते हैं लेटरल टाइज की। तो लेटरल टाइज की भी क्राइटेरिया होता था कि लेटरल टाइज का डायमीटर हम क्या लेंगे, है ना। तो लेटरल टाइज के डायमीटर में क्या होता था, सबसे पहला होता था 16 क्या होता था, लार्जेस्ट डायमीटर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज की बात करें तो लार्जेस्ट डाया और ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाय डिवाइडेड बाय 4। तो लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट 25 डिवाइड बाय 4, या फिर तो क्या होता था 6 mm। दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होती थी वो हम ले लेते थे। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, देखिए ज़रा, 25 डिवाइड बाय 4 6.25, 6.25 और 6 mm। ठीक है, दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6.25 है। तो अगर मार्केट में देखने जाएं तो 6.25 से बड़ा जो रीइंफोर्समेंट ऑफ बार्स होता है वो 8 mm होता है। तो हम क्या टाइज का डायमीटर क्या यूज करेंगे, यूज 8 mm डायमीटर बार लेटरल टाइज। ठीक है, अब पिच की बात करते हैं। ठीक है, पिच कितना है पिच का क्या क्राइटेरिया था, पिच का क्राइटेरिया था लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, पहला क्या क्राइटेरिया था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। या दूसरा क्या था, 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। या तीसरा क्या था 300 mm। तीनों में जो कम वैल्यू होती है उसको पिच ले लेते हैं। तो यहाँ लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना है, 450 mm। 16 इंटू 20 कितना हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना हो जाएगा 320 mm और 300 mm। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 300। तो पिच क्या होगा, पिच हम कितनी ले लेंगे, पिच हम ले लेंगे 300 mm। तो हम जो रेनफोर्समेंट आपका डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गई 25 mm डाया बार्स, ये हो गई 20 mm 5 बार्स। ठीक है, पिच का जो डायमीटर हो गया वो हम क्या यूज़ करेंगे, 8 mm। ठीक है, और इसका स्पेसिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300 mm, 8 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल हो गया विथ शॉर्ट कॉलम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।